नमस्कार। और आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य स्रोत है करियर स्टडी पॉइंट के स्टडी नोट्स और कुछ बहुत ही प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज। सही कहा। और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आज हम भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हाँ, और ये विषय सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। मतलब जो भी विद्यार्थी एसएससी, डब्ल्यूबीसीएस, यूपीएससी, नेट या डब्ल्यूबी, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें नोट्स को देखें तो इतिहासकारों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को, मुख्य रूप से 3 अलग-अलग चरणों में बांटा है। हाँ, 3 स्टेजेस में। पहला है मर्केंटाइलिस्ट फेज यानी व्यापारिक चरण। दूसरा है फ्री ट्रेड फेज, जिसे हम मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। और तीसरा है फाइनेंस कैपिटलिज्म यानी वित्तीय पूंजीवाद। तो मतलब अगर हम इन तीनों स्टेजेस को समझ लें तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत रणनीति के तहत पूरी तरह से ब्रिटिश हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, ये कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं था। तो चलिए सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं, मर्केंटाइलिस्ट फेज, जो 1757 से 1813 तक चला। 1757 यानी प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। और आप कह सकते हैं कि यहीं से असली आर्थिक शोषण, मतलब जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, उसकी शुरुआत हुई। तो इस पहले चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? नोट्स में इसके बारे में क्या बताया गया है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य बहुत ही सीधा था, व्यापार से अधिकतम मुनाफा कमाना, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट। मुनाफा? हाँ, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो था ट्रेड मोनोपोली स्थापित करना, व्यापारिक एकाधिकार। मतलब सिर्फ वही व्यापार करेंगे? बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले व्यापार पर पूरा कंट्रोल कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय व्यापारी थे वो धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो गए। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूरी तरह बाहर हो गए। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन नोट्स में 1765 की एक घटना का जिक्र है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आप दीवानी अधिकारों की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 1765 के दीवानी राइट्स जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कंपनी को मिले। ये व्यवस्था तो बहुत ही जटिल लगती है। देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। अब तक कंपनी ब्रिटेन से पैसा लाती थी यहाँ का सामान खरीदने के लिए। लेकिन दीवानी अधिकार मिलने के बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व यानी रेवेन्यू वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया। अच्छा, तो अब वो टैक्स लेने लगे? बिल्कुल। अब ब्रिटिश अधिकारी भारतीय किसानों से टैक्स लेते थे, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वो उसी टैक्स के पैसे से, मतलब भारत के ही पैसे से, हाँ, भारत के ही पैसे से भारतीय सामान खरीदते थे और उसे ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देते थे। बाप रे, ये तो मतलब सीधा सीधा लूट हो गई। ब्रिटेन से जो पैसा आना था वो पूरी तरह बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? जाहिर है इसके परिणाम तो बहुत विनाशकारी रहे होंगे। बहुत ज्यादा। दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। एक तरफ तो हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग थे यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो कमजोर पड़ने लगी क्योंकि उन्हें औने पौने दामों पर अपना सामान कंपनी को बेचना पड़ता था। और दूसरी तरफ किसानों पर भारी टैक्स का, मतलब हेवी टैक्सेशन का बोझ आ गया। और यहीं से भारत का जो पैसा था, जो वेल्थ थी, वो धीरे धीरे ब्रिटेन जाने लगी। सही कहा। ये पहला चरण पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार और राजस्व की लूट पर आधारित था। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दूसरा स्टेज आता है फ्री ट्रेड फेज, जो 1813 से 1858 तक चला। इसकी शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से होती है। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की उस ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया जिसके बारे में अभी हमने बात की। हाँ, और प्राइवेट ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। लेकिन अचानक ऐसा क्यों किया गया? मतलब एकाधिकार खत्म करने की क्या जरूरत पड़ गई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा ब्रिटेन की तरफ देखना होगा। इस समय तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अच्छा, फैक्ट्रियों वाला दौर। बिल्कुल। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी थीं और उन ब्रिटिश फैक्ट्रियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 चीजों की सख्त जरूरत थी। वो क्या थी? पहला, फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स, और दूसरा,
उन फैक्ट्रियों से जो इतना सारा माल बनकर निकल रहा था उसे बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। और भारत इन दोनों जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट कॉलोनी बन गया। रेशम, अफीम और चाय। नील की खेती के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि किसानों को कैसे मजबूर किया जाता था। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश फैक्ट्रियों की भूख मिटाने के लिए किया जा रहा था। यहाँ से सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजा जाने लगा। और ये तो सिर्फ एक पहलू था, जिसे हमारे नोट्स दोहरा शोषण कहते हैं। उसका दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा था इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, मतलब ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में जो सस्ता मशीनों से बना माल तैयार हो रहा था वो भारत आने लगा। भारी मात्रा में भारत आने लगा। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ मशीन से बना सस्ता सामान है और दूसरी तरफ हाथ से बना भारतीय सामान, जिसमें बहुत समय और मेहनत लगती है। जाहिर है हाथ से बना सामान थोड़ा महंगा होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जो सस्ते फैक्ट्री प्रोडक्ट्स थे, उनके सामने हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सर्वाइव ही नहीं कर पाई। और इसी भारी भरकम प्रक्रिया को हमारे नोट्स में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया यानी भारत का विऔद्योगीकरण कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। इसे अगर हम रोजमर्रा की भाषा में समझें तो मतलब रातों रात हमारे जो भारतीय कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल, उनके बनाए सामान को कोई खरीदने वाला नहीं बचा। हमारी पारंपरिक उद्योग व्यवस्था जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई, कोलैप्स कर गई। और इसका सबसे बुरा असर ये हुआ कि जब कारीगरों के पास कोई काम नहीं बचा तो वो मजबूरी में खेती की तरफ मुड़ गए। जमीन पर दबाव बढ़ गया। हाँ, एक समय जो देश अपने व्यापार और कारीगरी के लिए जाना जाता था वो महज एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनकर रह गया। ये वाकई बहुत दुखद है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेज पर, फाइनेंस कैपिटलिज्म का चरण, जो 1858 से 1947 तक चला। हाँ, 1857 की क्रांति के बाद तो पूरा माहौल ही बदल चुका था। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था, डायरेक्ट कंट्रोल। तो इस तीसरे चरण में आकर ब्रिटिश नीति का फोकस कैसे बदल गया? देखिए, अब उनका लक्ष्य सिर्फ कच्चा माल ले जाना या सामान बेचना नहीं था। अब उनका नया फोकस था इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी निवेश। अच्छा। ब्रिटेन के पास अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था, जिससे वो भारत में इन्वेस्ट करके और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। और इसी इन्वेस्टमेंट के तहत हम देखते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुआ, मतलब रेलवे का आना, पक्की सड़कें बनना, बड़े बड़े पोर्ट्स या बंदरगाह बनाना और टेलीग्राफ लाइनें बिछाना। बिल्कुल। पहली नजर में देखने पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चलो कम से कम उन्होंने भारत का कुछ विकास तो किया। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, इस विकास के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य भारत का विकास करना बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या था? इनका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन को आसान बनाना। अच्छा, मतलब अपने ही फायदे के लिए। बिल्कुल। जैसे रेलवे को इसलिए बिछाया गया ताकि दूर दराज के गांवों से कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। और वहां से ब्रिटेन का जो तैयार माल आ रहा है वो देश के हर कोने तक पहुंच सके। एकदम सही। और टेलीग्राफ का इस्तेमाल प्रशासन को मजबूत रखने और विद्रोह को जल्दी दबाने के लिए किया गया। तो मतलब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक टूल था औपनिवेशिक लूट को आसान बनाने का। हाँ, इसे आप एक टूल ही कह सकते हैं। इसी दौरान एक और बड़ी चीज हुई, प्लांटेशन इकोनॉमी, यानी बागान अर्थव्यवस्था की शुरुआत। हाँ, नोट्स में जिक्र है, जैसे असम के चाय बागान, दक्षिण भारत के कॉफी बागान और रबर के प्लांटेशंस। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बागानों का मालिकाना हक, जो ओनरशिप थी, वो ज्यादातर किसके पास थी? जाहिर है ब्रिटिश कंपनियों के पास ही होगी। बिल्कुल, ब्रिटिश कंपनियों के पास थी। भारतीय तो वहां सिर्फ मजदूरों की तरह काम करते थे और सारा मुनाफा ब्रिटेन चला जाता था। और इसी बात को समझाने के लिए हमारे महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। हाँ, धन निष्कासन का सिद्धांत। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया कि कैसे लगातार एक पाइपलाइन के जरिए भारत की संपत्ति ब्रिटेन की तरफ ट्रांसफर की जा रही है। मतलब कोई एक घटना नहीं थी, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। बिल्कुल, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था। अब अगर हम इन तीनों चरणों को मिला दें और ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे दस्तावेज उन भयंकर समस्याओं की एक लंबी लिस्ट देते हैं जो इन नीतियों से पैदा हुई। हाँ, और वो लिस्ट बहुत डराने वाली है। सबसे बड़ा असर तो गरीबी का बढ़ना था। पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ी। और अकालों की घटनाओं में भी तो बहुत वृद्धि हुई थी। फेमाइन्स, हाँ, जब किसानों को खाने की चीजों की जगह कमर्शियल फसलें उगाने पर मजबूर किया जाएगा तो अकाल तो पड़ेंगे ही। बिल्कुल।
इसके अलावा हमारे जो पारंपरिक उद्योग थे उनका पतन हो गया, कृषि पर इतना बोझ पड़ गया कि एक गहरा एग्रीकल्चरल क्राइसिस पैदा हो गया। और अंततः भारत पूरी तरह से एक आर्थिक रूप से निर्भर यानी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट देश बनकर रह गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात साफ है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 चरणों में विकसित हुई। पहला, मर्केंटाइलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जहां व्यापार पर कब्जा किया गया। दूसरा, फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन, जहां भारत को कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया। और तीसरा, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहां पूंजी निवेश के जरिए भारत पर आर्थिक नियंत्रण किया गया। बिल्कुल। और निष्कर्ष यही निकलता है कि इन नीतियों ने भारत को एक ऐसी कॉलोनियल इकोनॉमी में तब्दील कर दिया जिसका एकमात्र वजूद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हितों की सेवा करना था। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के संदर्भ में हम इस इतिहास को कैसे देखें। देखिए, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। अगर रेलवे, टेलीग्राफ और बंदरगाहों जैसी चीजें, जिन्हें आज हम आधुनिक विकास का प्रतीक मानते हैं, मेरा मतलब है जिन्हें विकास कहा जाता है, अगर वो उस समय सिर्फ एक औपनिवेशिक लूट को आसान बनाने के औजार के रूप में बनाई गई थीं, तो आज क्या हो रहा है? वही सोचने वाली बात है।